This call is now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानी दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानी दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरि, जो है पिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानी दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानी दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानी दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन, उपस्थित हैं। उनका स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो अभी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, और उनका भी स्वागत है जो वीडियो के माध्यम से इसके प्रसारित होने पर इसको देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमकर सर के हिमरणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत मिली हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी उन्नति और इतनी ख्याति प्राप्त हुई है। खेमकर सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो हैं। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज के क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हम लोग सेमेस्टर 1 की क्लासेस पर चर्चा कर रहे हैं।
और आज हम लोग अग्निवेश, जो आयुर्वेदिक ऑक्यूपेशन में अग्निवेश पुस्तक है, ये पुस्तक, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे और इसी के चैप्टर 3 पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो उसको मैं शेयर हूँ। हमारे बीच में गरिमा बिष्ट उपस्थित है, संवाई फाउंडेशन की प्रमोटर है और हमारी फैकल्टी भी है, उनका स्वागत है। तो हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं अध्याय 3। ये अग्निवेश का अध्याय 3 है, बॉडी मैनेजमेंट की बात करता है, यानी ये शरीर के बारे में बताना चाहता है कि शरीर क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि शरीर जो हमारे बॉडी है, तो अगर मॉडर्न साइंस की दृष्टि से देखें तो वो सबसे छोटा हमारे यहाँ सेल है। सेल क्या है? स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है। इसको जल्दी जल्दी हम लोग देख नहीं सकते, लेकिन है, उसमें अपना उसको देखा गया है, माइक्रोस्कोप से उसको देखा गया है। तो वो जो हमारी बॉडी में है वो सब सेल में है। फिर सेल जो है कई सेल मिल करके और एक टिश्यू की रचना करते हैं। कई सेल एक तरह काम करते हैं, वो टिश्यू की रचना करते हैं। कई टिश्यू मिलकर के एक ऑर्गन की रचना करते हैं। कई ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम की रचना करते हैं और कई सिस्टम मिलकर हमारे शरीर की रचना करते हैं। तो यानी हम लोग अगर देखें तो सेल से बना हुआ है। कोई भी जीवित व्यक्ति है, जीवित जो प्राणी है, वो उसका शरीर सेल से बना हुआ है। सब सेल से सबसे छोटा स्ट्रक्चरल भी है और फंक्शन भी कई है। तो उसी को उन्होंने बताया है कि जो अगर मानव शरीर की बात करें तो 2 तरह के 2 सेल से बना हुआ है, एक स्पर्म है और एक ओवा है। इन दोनों के माध्यम से जो शरीर का निर्माण होता है और वही और उसके फर्टिलाइजेशन के बाद ये शरीर बनता है। तो कोशिका की संरचना में हम लोग पढ़े कि प्रत्येक कोशिका में क्या होता है, एक जेली जैसे कोशिका में एक कोशिका है, उसके अंदर कोई जेली जैसा पदार्थ है, इसको प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म कह दीजिए, प्रोटोप्लाज्म कह दीजिए। तो साइटोप्लाज्म माने, साइटो माने होता है सेल, तो सेल के अंदर जो प्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म से बना हुआ है। साइटोप्लाज्म के बीच में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस को हम प्राण कह सकते हैं। तो ये प्राण है, चेतना है, और इसी को हम कह सकते हैं कि मालिक है, स्वामी है, जो भी नाम कहना चाहिए, इसको हम ब्रेन कह सकते हैं, क्योंकि इसी के आदेश पर सारा काम होते हैं। ये कोशिका के इस चारों ओर जो सेल है, इस चारों, इसको प्रोटेक्शन भी चाहिए। तो एक पतली झिल्ली चढ़ी होती है जिसे सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। तो मेम्ब्रेन, अब ये हमारा जो न्यूक्लियस है ये महत्वपूर्ण भाग है। क्या है? जो इसमें क्या है, इसमें पूरे जो सेल का या शरीर का जो स्ट्रक्चर, इस सेल का स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अल्टीमेटली सारे सेल शरीर का स्ट्रक्चर तय करते हैं। यानी इस संरचना में इसके जो केंद्रक है उसमें क्या है, जो सेल की संरचना के लिए और सारे जो प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन या प्रोडक्शन की जो कार्यवाही है, इन सब पर यही नियंत्रण रखता है। तो इसी न्यूक्लियस में क्या होता है, जीन्स, हम लोग जीन्स की बात करते हैं। तो जीन्स होते हैं जो डीएनए से मिलकर बनते हैं। अब डीएनए क्या है, ये क्या होता है, ये जीन्स जो हमारे फैमिली के गुण होते हैं, जो हमारे माता पिता के और उनके परिवार के जो अंग हैं, जो भी परिवार के पूर्वज हैं, उन सब के जो पैतृक गुण है, यानी हमारे जो उनके सब परिवार के जो गुण हैं, उनको ट्रांसफर करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं। तो उसी को हम लोग कहते हैं कि ये खानदानी हमारे गुण दोष है। यही जीन्स के माध्यम से, यही इन्हीं के द्वारा, अब यही क्या है, ये कोशिका अपने जैसी अन्य कोशिकाएं उत्पन्न करती है। ये जो हमारा न्यूक्लियस है यही ऑर्डर देता है और यही कहता है कि हम अब बड़े हो गए हैं, अब और आप दूसरे एक और अपने को क्रिएट करिए। तो यही इसी के आदेश से सेल डिवीजन होता है, यानी सेल में आगे मल्टीप्लिकेशन जो होता है इसी के द्वारा होता है। अब फिर, और ये जो
जीन्स है, यही जीन्स ट्रांसफर होते रहते हैं हर जगह, दूसरे सेल में भी जाएंगे, वहां भी यही जीन्स रहेंगे, अल्टीमेटली पूरे शरीर में यही जीन्स रहेंगे, और यही जीन्स हमारे गुण दोषों को तय करते हैं। कोशिकाएं विकास के कुछ समय बाद नष्ट, अगर ये अब चूंकि सेल हैं और जीवित हैं, तो यानी जो जैसा हमारा जन्म है वैसा मरण भी तय है। तो जैसे ही कोई भी द्रव्य होगा, कोई भी पदार्थ होगा, तो वो जन्म लेगा, तो वो उसकी मृत्यु निश्चित है उसकी, तो ये नष्ट भी होती रहती है, और उनकी जगह फिर नई कोशिकाएं, नई सेल्स डेवलप हो जाएंगी। तो इस तरह कई सेल मिलकर के बाद में आप बना देते हैं क्या, ऊतक, जिसको हम लोग टिश्यू बोलते हैं। तो ये शरीर के उसमें पूरा दिखाया गया है कि ये आपको फेफड़े दिखाई दे रहे हैं, लंग्स दिखाई दे रहे हैं, हार्ट दिखाया जा रहा है। लेफ्ट में देखिए आपका स्टमक, जिसको हम लोग पेट बोलते हैं, ये आमाशय है, आम आशय है, ये स्टमक कहलाता है। उसी के नीचे प्लीहा लिखा हुआ स्प्लीन है। ये अग्न्याशय माने पैंक्रियाज, पैंक्रियाज एक देखिए पतली, वो एक पत्ती की तरह जो है वो अग्न्याशय है। राइट में देखिएगा जो लिखा हुआ है डायफ्राम, डायफ्राम माने एक ऐसे दोनों के हार्ट के जस्ट नीचे दो स्टमक को, एब्डोमेन को और ऊपर चेस्ट को, दोनों को डिवाइड करने के लिए एक मेम्ब्रेन है, तो वो डायफ्राम कहलाती है। फिर राइट में आपको यकृत लिखा हुआ है, लीवर बोलते हैं। पित्ताशय, फिर हम लोगों को लिखा हुआ पित्ताशय माने गॉल ब्लैडर, पित्त का आशय, पित्त माने बाइल, और बाइल का जहां आशय होता है और जहां घर होता है उसको बोलते हैं पित्ताशय, वो गॉल ब्लैडर है। फिर हम किडनी, गुर्दे लिखा हुआ है, बड़ी आंत लिखा हुआ है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। लेफ्ट में लिखा हुआ है छोटी आंत, लेफ्ट में लिखा हुआ है यूरिनरी ब्लैडर। तो ये इस तरह हम लोग समझ सकते हैं। आगे देखिए, तो टिश्यू क्या है? मनुष्य के शरीर में भिन्न भिन्न कार्यों के लिए अनेक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। टिश्यू जब क्या हुआ, जब सेल बनने लगे, तो सेल के बाद ये हुआ कि अगर पहले कोई एक सेल है वो सारे घर के काम करेगा, तो कैसे काम चलेगा? यानी सारे सेल मिल करके, मान लीजिए कोई एक सेल है, कोई गया मार्केट, दूसरा, जैसे परिवार में देखते हैं हम लोग, एक 4 बच्चे हों और एक बच्चे को मार्केट भेज दें, दूसरे आया वो भी कहते मार्केट चला गया, तीसरा मान लीजिए बैंक चला गया, चौथा भी बैंक चला गया, तो यानी हमारे 2 ही काम हो पाए। तो इन सेल्स ने ये समझा कि अल्टीमेटली क्या हुआ, समाज विकास का जो क्रम है, जैसे क्रम हुआ वैसे शरीर विकास का क्रम है। तो इस विकास के क्रम में इन्होंने ये सीखा कि अगर हम यूनाइट हो जाएंगे, एक तरह के काम करने के लिए एक सेल होगा, एक तरह का सेल होगा, और अगर ये बन जाएंगे तो हमारा काम, हमारा लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ बढ़ जाएगी, हमारी डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से हमारी जो इंटेंसिटी है, जो हमारा कार्य करने की क्षमता है, वो बढ़ जाएगी, और हम बढ़िया काम कर पाएंगे। जो काम हमको करना है उस काम में हमको एक्सपर्टाइज आ जाएगी। तो इस क्रम में इन सेलों ने क्या किया कि एक तरह का सेल मिल करके एक काम करने लगे, उन्होंने ऊतक, टिश्यू का निर्माण कर दिया कि भाई ठीक है, मार्केट जा, जैसे समाज मिले, मार्केट जाने के लिए एक ग्रुप को दे दिया कि भाई आप मार्केट जाना है, दूसरे ग्रुप ने क्या किया, आपको बैंक जाना है, तीसरे ग्रुप को कहा, उन्होंने कहा भाई पैसा बिजनेस में जाना, तो बिजनेस में यही काम लगेंगे। तो इस तरह लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ भी बढ़ गई, अच्छा हुआ, अच्छा एक्सपर्टाइज हो गई, और उन्होंने अपने को समझा कि और काम को अच्छी तरह से आने लगा। तो इसको टिश्यू हम लोग बोलते हैं। बहुत टिश्यू जब मिल जाते हैं तो वो किसी ऑर्गन का निर्माण करते हैं। जैसे मस्तिष्क के, मतलब ब्रेन के निर्माण में हमारी क्या है, तंत्रिका कोशिकाएं, नर्व सेल्स को भाग लेती है। ये पहले कोई एक ऊतक बनेगा, पहले टिश्यू बनेगा, और ये ऊतक कई टिश्यू मिलकर के उसको ब्रेन का निर्माण करेंगे और उसके नर्वस सिस्टम का निर्माण करेंगे। तो इस तरह पेशी ऊतक, जो पेशी मतलब मसल सेल है, तो मसल के जो टिश्यू है वो मसल्स का निर्माण करेंगे। तो अब इन्होंने कहा कि ऊतक भी, टिश्यू, इन टिश्यू के भी कई प्रकार होते हैं। जैसे कनेक्टिव टिश्यू, जो शरीर के अंगों को जोड़े रखते हैं, उनको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। हम लोग ब्लड बोलते हैं, ब्लड है, ब्लड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। हम लोग लिम्फ बोलते हैं, वो लिम्फ कनेक्टिव टिश्यू है। इसी तरह हम लोग CSF को बोलते हैं, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, वो भी हमारा टिश्यू है। अस्थि ऊतक, जो
बोन टिश्यू है वो अस्थियां बनाते हैं। फिर एपिथेलियल टिश्यू वो चारों तरफ, शरीर के चारों तरफ, त्वचा के या अंगों के कोई भी ऑर्गन है उसके चारों तरफ एक थैले नुमा बना देते हैं ताकि उसको प्रोटेक्शन मिले। बहुत से ऊतक मिलकर, ये बहुत से टिश्यू मिलकर के शरीर के अंग और विभिन्न प्रणालियां बनाती है। मतलब पहले ऑर्गन बना देंगे, फिर ऑर्गन का एक सिस्टम बना देंगे और ये फिर सिस्टम से पूरा शरीर बन जाएगा। तो शरीर के भिन्न भाग, मोटे तौर पर शरीर को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। कैसे? सिर है, धड़ है और हाथ पैर। देखिए सिर, फिर हम लोग धड़, उसके साथ जुड़ा हुआ धड़ और हाथ पैर, ये हमारे मोटे तौर पर है। मतलब अब हम लोग के सिर के ऊपरी भाग में जो है कपाल, स्कल में, ये जो स्कल है, तो स्कल में मस्तिष्क, स्कल माने जो मोटी हड्डी, तो वो उसमें मस्तिष्क रहता है। अब धड़ क्या है? धड़ जो है, धड़ और सिर के बीच में धड़ मांसपेशियों के आड़े पर्दे द्वारा 2 भागों में बटा होता है, इसको डायफ्राम बोलते हैं। एक पर्दा है वो ऐसा इस तरह का है, उसको हम लोग कहते हैं कि 2 भागों में बांट देता है, नीचे का, ऊपर एब्डोमेन अलग, और ऊपर जो उसका चेस्ट वाला है वो ऊपर हो गया। तो डायफ्राम श्वसन क्रिया के दौरान, अब जब इन श्वसन क्रिया माने इनहेल और एक्सहेल करना, सांस लेना और सांस छोड़ना। तो सांस लेना इनहेलिंग कहलाती है, सांस छोड़ना एक्सहेलिंग कहलाती है। तो इनहेलिंग और एक्सहेलिंग के दौरान क्या है, मदद करता है। ये क्या करता है, ये ऊपर उठता नीचे है, ताकि ये जैसे ऊपर आपको ऊपर का दबाव बढ़ा, मैंने आपको अधिक आपने ऑक्सीजन लिया तो ये उसके लिए नीचे बैठ गया, और फिर ये जब निकालना हुआ तो फिर ऊपर उठाया तो आपको बाहर निकल गई। तो इसमें मदद करता है। इसमें डायफ्राम के ऊपर का हिस्सा चेस्ट कहलाता है, ये चेस्ट कैविटी, जिसको चेस्ट कैविटी कह सकते हैं उसको। तो वक्ष में, अब इस चेस्ट कैविटी में दो चीजें होती है। क्या? 2 प्रमुख अंग हमारे क्या है? हृदय है और फेफड़े हैं। एक हार्ट है और 2 हमारे लंग्स हैं। मध्य में हृदय और उसमें से निकलने वाली महाधमनी और रक्त वाहिका। अब मध्य के दोनों के बीच में मध्य में हार्ट रहता है, और हार्ट और के साथ साथ ब्लड वेसल्स रहती हैं, और महाधमनी को आयोटा बोलते हैं। तो आयोटा माने जो हार्ट से और रक्त को ले जाती है, कहाँ? पूरे शरीर में भेजती है वो महाधमनी। वो ब्रेन में भी भेजती है और हार्ट को भी देती है, और वो पूरे शरीर को भी देती है, नीचे शरीर में। हृदय का निचला बायां हिस्सा थोड़ा सा बाएं तरफ, जो हृदय का निचला बायां हिस्सा जो ऐसा है, ऊपर बेस ऊपर होता है, और ये थोड़ा सा टिल्टेड होता है, लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है। तो ये नीचे तरफ, लेफ्ट की तरफ झुकाव रखता है, तो जो उसका एपेक्स होता है वो नीचे की तरफ होता है। ठीक है। इस हिस्से में वेंट्रिकल्स होते हैं, जो अब हार्ट को 4 चैम्बर में बांट सकते हैं। ऊपर वाले 4 भागों में बांटे, तो ऊपर वाले जो भाग होते हैं वो वेंट्रिकल, वो एट्रियम कहलाते हैं, नीचे वाले वेंट्रिकल कहलाते हैं। तो इन्हीं ये पूरे वेंट्रिकल्स और एट्रियम, ये चारों मिलकर के क्या होता है, शरीर को रक्त, 2 पंप होते हैं, 2 पंपों की सहायता से ये पूरे रक्त को पूरे शरीर में खितराते हैं, फैलाते हैं वेसल्स के द्वारा। हृदय के दोनों ओर दाएं और बाएं 2 फेफड़े होते हैं। अब 2 दाएं और बाएं फेफड़े होते हैं। इनके ऊपर की ओर मध्य में एयर ट्यूब होती है, बीच में एयर ट्यूब होती है, जो, और श्वास नलिका के नीचे आहार नलिका, फूड पाइप अंदर की तरफ होती है, और जो हमारे सांस वाली विंड पाइप जो है, तो एयर ट्यूब वाली, वो हमारी आगे होती है। तो फूड पाइप और दो ट्यूब होती है, एक आगे की और एक पीछे की। तो पीछे वाली जो हमारी फूड पाइप कहलाती है, सामने वाली हमारी एयर ट्यूब होती है, जो एयर ट्यूब लंग्स में जाती है, और फूड पाइप वाला जो है वो चला जाता है नीचे स्टमक में। डायफ्राम के निचले हिस्से को पेट या उदर कहते हैं। अब ये स्टमक, जिसको हम लोग कहते हैं एब्डोमेन, तो हम एब्डोमेन कहते हैं। जो भी डायफ्राम का नीचे हिस्सा है एब्डोमेन है। अब उसमें भी कई ऑर्गन हमारे हैं। पेट में दाहिनी तरफ डायफ्राम के ठीक नीचे, राइट साइड में डायफ्राम के ठीक नीचे लीवर होता है। लीवर से लगा हुआ गॉलब्लैडर होता है। लीवर
बाइल जूस बनाता है, गॉल ब्लैडर स्टोर करता है और प्लस कंसंट्रेट करता है। दो काम उसके हैं, पहले तो स्टोरेज, दूसरा कंसंट्रेशन, और जब आवश्यकता हुई तो गॉल ब्लैडर से बाइल जूस निकलता है। बाईं ओर आमाशय, लेफ्ट में आमाशय कहलाते हैं, लेफ्ट में स्टमक, और उसके पार्श्व में, उसके बगल में, साइड में तिल्ली, पीछे की तरफ स्प्लीन होती है। स्प्लीन आमाशय के नीचे और इसी से जुड़ी हुई, आमाशय के जस्ट नीचे जो लूप में जुड़ी हुई है वो हमारे पैंक्रियाज है, जिसको अग्न्याशय हिंदी में बोलते हैं और अंग्रेजी में पैंक्रियाज बोलते हैं। ये पैंक्रियाज ग्रंथि जो है ये हमारी एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड है। अग्न्याशय आमाशय के नीचे आड़ी स्थिति में रहती है, यानी बीच में फंसी हुई रहती रूप में। इन अंगों के पीछे, अब इनके पीछे क्या है, किडनी है, लेफ्ट और राइट किडनी कहलाती है। प्रत्येक गुर्दे से एक एक यूरेटर, एक दो इधर ये है तो एक एक यूरेटर निकल करके और नीचे वो यूरिनरी ब्लैडर में आके जुड़ती हैं और यूरिनरी ब्लैडर से फिर वो पास आउट होती हैं बाहर के लिए। आमाशय के निचले सिरे से शुरू होकर बड़ी आंत में ऊपर हिस्से, अब देखिए जस्ट स्टमक से नीचे निचले हिस्से से शुरू होगी तो वो क्या होगी कि पहले हमारी क्या होगी, पहले छोटी आंत, पहले छोटी आंत होगी तो वो आमाशय के जस्ट जैसे ही स्टमक से निकलती है वैसे ही उसका ड्यूडेनम का पार्ट आ जाता है। और छोटी आंत के तीन हिस्से होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। और इलियम जब होती है तो ये इसका लगभग लंबाई 6 मीटर से अधिक होती है, इसकी लंबाई छोटी आंत की, और बड़ी आंत की लगभग 1.5 मीटर या 3 मीटर से कम होती है। तो यानी 6 मीटर तो होती है, 6 मीटर से अधिक ही होती है, कम नहीं होती। तो ये छोटी आंत इसलिए कहलाती है कि इसका जो चौड़ाई है इसकी वो कम होती है, इसका मतलब जो क्षेत्रफल होता है वो कम होता है, इसकी वजह से छोटी आंत कहलाती है। और बड़ी आंत जो है, जबकि इसकी लंबाई अधिक है लेकिन बड़ी आंत जो है उसकी मोटाई अधिक होती है, उसका जो क्षेत्रफल होता है वो अधिक होता है, इसलिए वो बड़ी आंत कहलाती है। वो बाहर की तरफ रहती है और ये अंदर रहती है। जहां पर ये छोटी आंत समाप्त होती है, लूप में करते अंत में जहां समाप्त होती है उसको हम लोग इलियम बोलते हैं। और इलियम के बाद फिर सीकल आ जाता है। सीकल माने वो लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है, ठीक है। इसके जो बड़ी आंत है, इसी के निचले सिरे पर जो इसके बड़ी आंत के 3-4 भाग होंगे, पहले ऊपर जाएगी ये, फिर ये मुड़ेगी लेफ्ट साइड में, फिर नीचे आएगी और फिर राइट साइड में मुड़ करके और तब चली जाएगी ये अल्टीमेटली कहाँ, उससे से पास आउट होता है स्टूल आपका। गर्दन और धड़ के पृष्ठभाग में, अब गर्दन और धड़, अब देखा गर्दन पीछे वाली भाग गर्दन हुई और धड़ उस जो हमारा कंधे से जस्ट नीचे धड़ भाग हुए, तो धड़ के पृष्ठ भाग में पीछे भाग में वर्टिब्रल कॉलम होता है। तो वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्री होती है, वर्टिब्री का शरीर कौन सा, गर्दन में 7 वर्टिब्री होती है, चेस्ट में आपके 12 वर्टिब्री होती हैं, और वक्ष के नीचे कमर में 5 उसमें थोरेसिक के बाद जो है लंबर, और लंबर के बाद जो है सैक्रल, और सैक्रल के बाद हमारा फिर बिल्कुल एक हड्डी जो है वो हमारी कोसिक्स कहलाती है, ठीक है। तो पृष्ठ भाग में 5 के शरीर से मिलकर सैक्रम होता है, और सैक्रम के नीचे त्रिभुजाकार है वो अंतिम सूर्य में लास्ट में होती है, सैक्रम के नीचे वो कोसिक्स कहलाती है। अब कोशिका के पृष्ठ भाग में एक बड़ा अंडाकार छिद्र होता है, प्रत्येक कोशिका के पृष्ठ भाग में एक बड़ा अंडाकार छिद्र होता है। अब ये कहाँ की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं वर्टिब्रल कॉलम की बात। तो जो वर्टिब्रल कॉलम होता है इसके पीछे में, पीछे की तरफ, मतलब वर्टिब्रल कॉलम की बात कर रहे हैं, उसके पीछे भाग में एक बड़ा अंडाकार छिद्र होता है, इस तरह का छिद्र होता है। उसमें से ब्रेन से जो निकलती है स्पाइनल कॉर्ड, वो जो बनी होती है स्पाइनल नर्व, जो नर्वस सिस्टम की बनी होती है, तो उसका जो है एक रीढ़ के निचले हिस्से तक आ जाती है, और इसके दोनों ओर सैकड़ों तंत्र का है, मतलब नर्व निकल करके शरीर के विभिन्न अंगों में जा करके वहां फंक्शन कराती है। कोई ऊपर से जो ब्रेन की सप्लाई है एनर्जी की, वो उनको देती है, जाकर के मैसेज देती है, कोई ऑर्डर देती है, ये सब काम करती है।
देखिए ये सब मोटे मोटे उस पर है, ये आप लोग जो पढ़ रहे हैं सेमेस्टर 1 की बात है। तो सेमेस्टर 1 में क्या हल्के से आपको एक आइडिया दिया गया कि भाई कैसे हमारा शरीर बना हुआ है, तो उसके बारे में हम लोग को जानना चाहिए, इसलिए उन्होंने इसको बनाया हुआ है। ठीक है। धड़ के ऊपरी भाग से दो भुजाएं, दाएं बाएं दो भुजाएं होती हैं, और निचले हिस्से से दाईं और बाईं जांघें, लेफ्ट में जांघें और पैर जुड़े रहते हैं। ये उस तरह उन्होंने बताया कि ये अंग है। इससे सारा शरीर त्वचा से ढका रहता है। सारे शरीर में सारी त्वचा है। त्वचा आपको क्या करती है, एक तो प्रोटेक्शन देती है, दूसरा आपको सुंदरता प्रदान करती है। अगर आप त्वचा ना हो तो शरीर बड़ा असुंदर लगे। तो सारा शरीर त्वचा से ढका प्रोटेक्शन के लिए होती है, बहुत बहुत प्रोटेक्शन देती है कई चीजों, बैक्टीरिया से, आपको सनलाइट से, इन सब से प्रोटेक्शन देती है। प्लस आपको और जो अंग है उनको प्रोटेक्शन देती है, वो भी काम करती है। त्वचा के नीचे चर्बी या वसा की परत होती है, उसके नीचे जो हम लोग फैट बोलते हैं, तो फैट टिश्यूज होते हैं, सबक्यूटेनियस जिसको बोलते हैं। इसके नीचे तीसरी परत फाइब्रस टिश्यू की होती है, पहले फैट और उसके बाद फाइब्रस। और ये शरीर की पेशियों और रक्तवाहिनी को ढके रहता है। ये क्या करता है, मसल्स हैं, मसल्स है, और जो हमारी वेसल्स है, जो ब्लड वेसल्स है, उनको ढके रखने का काम भी ये करता है। हमारे बीच में प्रतिमा राज जी उपस्थित हो गए हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, और हमारी आज की फैकल्टी भी है। सेकंड सत्र में हमारे बीच में रेखा जी उपस्थित हो गई हैं, उनका स्वागत है। वो हमारी सेमेस्टर 1 की स्टूडेंट भी हैं और योग टीचर भी हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रणाम सर। प्रणाम। ये शरीर त्वचा से ढका है, और त्वचा के नीचे चर्बी है। चर्बी माने हम लोग को बोलते हैं कि हम फैट बोलते हैं, फैट टिश्यू है। फैट टिश्यू में जो अंदर और फाइब्रस टिश्यू है, और फाइब्रस टिश्यू और ये जो है मसल्स को और किसको, ब्लड वेसल्स को ढके रखते हैं। अब जहां इनका मसल्स का है, तो मसल्स के मध्य में लाल और नीले रंग की नलिकाएं होती हैं, मतलब ट्यूबिकल्स ट्यूब के रूप में है, तो जिसको हम वेसल्स कह सकते हैं। तो लाल और नीले रंग की होती है। नीले रंग की जो है ये वेन्स है, और ये वेन्स है, और ये अप टू ये ले जाते पूरे बॉडी से, शरीर के पूरे भाग से, बाहरी भाग से, और ये हार्ट को रख ले जाती है। और उसके नीचे जो इसके नीले के नीचे जो लाल ट्यूब्स होती है, ट्यूबिकल्स होती हैं, या जिसको हम वेसल्स बोल देते हैं, वो हृदय से, वो हार्ट से और बॉडी की ओर ले जाती है। तो जो लाल दिख रही हैं, इनको हम लोग बोलते हैं आर्टरीज। तो लाल नहीं है, इनको अगर हम शुद्ध शब्द में कहें तो स्कारलेट ब्लड होता है। जो रक्त का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसका स्कारलेट ब्लड होता है, और जो शरीर वेन्स में जो जाती है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो पर्पल रेड होता है। तो जो हार्ट से सिस्टम, वो सिद्धांत ये है कि जो हार्ट से पूरी बॉडी को जाएंगी वो आर्टरी कहलाएंगी, और जो नीचे शरीर से हार्ट की ओर कोई भी ले जाएगा, नीचे ऊपर कहीं भी हार्ट की ओर जो ले जाएगा, उसको हम लोग कहेंगे वेन्स। दो चीजें हो गई। अब इन्हीं से एक और थ्योरी निकलेगी। जब कभी लंग से कोई चीज जाएगी, तो वो लंग से जा रही है बाहर की ओर, तो वो आर्टरी कहलाएगी, पहली बात। तो लेकिन वो पल्मोनरी आर्टरी कहलाएगी, तो उसमें अशुद्ध रक्त होगा या डीऑक्सीडेंट ब्लड होगा। और जो लंग से आएगी वो कहलाएगी तो वेन्स, लेकिन वो पल्मोनरी वेन्स कहलाएगी, और उसमें होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बस उल्टा वही है, पल्मोनरी वाला जब भी है। फिर पेशियों के आसपास ही श्वेत मोटे धागे के समान दिखने वाली नर्व कहलाती है। अब ये व्हाइट, इसको हम लोग आगे कभी पढ़ेंगे कि व्हाइट क्यों होती है, क्योंकि इसके ऊपर एक माइलिन शीथ लगी होती है, वो व्हाइट की होती है, इसलिए व्हाइट मैटर बोलते हैं उसको। तो पेशियों के मसल्स के आसपास ही ये क्या है, मोटे धागों के समान दिखने वाली रचना है, ये नर्व कहलाती है। ये नर्व है। ये नर्व क्या करती हैं, कोई भी आपको मैसेज, सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी कोई भी तंत्र का सिस्टम का, मतलब सेंसरी चीजें जो भी हैं, वो आपको ऊपर ब्रेन तक पहुंचाने में
काम करती हैं। तो ये उस चीज ले जाती हैं, ये मैसेज ले जाती हैं जो स्पर्श हो, पेन हो, दर्द हो, कुछ भी पेन हो, आपको कोई टच हो, कोई टेम्परेचर हो, तो ये सब की सूचनाएं जो है आपको वो ले जाती हैं कहाँ तक, ब्रेन तक। और ये कुछ तंत्रिकाएं मेरुरज्जु, और अब ये क्या है, कुछ तंत्रिकाएं मेरुरज्जु, मेरुरज्जु माने स्पाइनल कॉर्ड, और मस्तिष्क माने ब्रेन से प्राप्त संदेशों के अनुसार कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न करती है। जैसे आप कॉन्ट्रैक्शन माने अगर कोई चीज कॉन्ट्रैक्शन के माध्यम से ये आपको उससे हटाती है। तो जैसे मान लीजिए आपने कहा कि कोई गर्म चीज पर हाथ पड़ गया, तुरंत हाथ यूं तुरंत जाता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट करती है, हटाती है भाई हट। तो गर्मी और जलन का एहसास चूंकि इन्हीं के पास होता है, इसलिए यह सेंसरी ऑर्गन से, मतलब सेंसरी चीजें हैं जो सेंसरी मैसेज को ये ट्रांसफर करती हैं फ्रॉम पेरिफेरी टू ब्रेन, और ये जानती है थ्रू स्पाइनल कॉर्ड जाती हैं। ब्रेन और नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का काम ये है कि कोई भी सेंसरी मैसेज जाएगा तो वो स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से जाएगा ब्रेन तक, और वहां ब्रेन में उसकी एनालिसिस होगी, ब्रेन में उस पर इंटीग्रेशन होगा, और ब्रेन उसके बाद ब्रेन सीपीयू टाइप का फंक्शन करता है, वो उसको एनालिसिस करता है, एनालिसिस करने में रिजल्ट देता है, रिजल्ट माने कोई ऑर्डर देता है, इसको ऑर्डर को हम लोग बोल देते हैं मोटर। तो मोटर नर्व जो है वहां से मैसेज लेके आती है कि ये काम करिए। तो उस काम करने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई आपका, किसी ने आपको टच किया, तो इस टच का संदेश जो है पहुंचता है इन्हीं सेंसरी नर्व के माध्यम से आपको ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से ब्रेन तक कि ये टच हुआ है, हु इज दैट। अब ये टच जो है, इस टच का हमारे ब्रेन में क्योंकि सीखा हुआ है बचपन से, वो एहसास करते हैं कि ये टच हमारे फ्रेंड का टच है, तो तू कहते कोई बात नहीं, डैम केयर। लेकिन अगर ये टच किसी और का है तो वहां मैसेज आता है कि नो, अब रिएक्ट करे, रिटेलिएशन कोई तरह किसी तरह का होगा, रिएक्ट करने का, रिएक्ट करना है, तो रिएक्शन का वहां से मैसेज आता है, उसको मोटर नर्व बोलते हैं। तो हड्डियां या अस्थियां, जो हड्डी है या जिसको अस्थि बोलते हैं, वो सबसे अंदर है, सबसे अंदर है। और अब जो लंबी, जो सब हड्डियों में नहीं लेकिन नॉर्मली जो लंबी हड्डियां होती हैं उनमें एक पीली जगह होती है जिसमें स्पंज जैसा पदार्थ होता है, इन्हें बोन मैरो कहते हैं, इससे रक्त का निर्माण होता है। तो अब हड्डियों के अंदर बोन मैरो होता है, तो जो बोन है, बोन के अंदर बोन मैरो, और यही बोन मैरो आपको रक्त का निर्माण तो नहीं करते, लेकिन जो रक्त की वेसल्स, जो रक्त की कार्पसल्स है, जो रक्त के कण हैं, उनका निर्माण करते हैं। रक्त का निर्माण तो नहीं करते, लेकिन बोन मैरो रक्त के जो वो कण होते हैं, जिनको हम WBC कह देते हैं, RBC कह देते हैं, प्लेटलेट कहते हैं, उनका निर्माण यहाँ पर होता है। 2 से 3 अस्थियां, बोन्स और पेशियां, मसल्स और लिगामेंट्स। अब क्या है, जब जोड़ बनना है तो जोड़ बनने के लिए 3 चाहिए, एक बोन्स चाहिए, एक मसल चाहिए, और लिगामेंट्स, लिगामेंट्स उसको जोड़ते हैं, ठीक है। तो लिगामेंट्स मसल्स और बोन्स के बीच में मिल करके बनाते हैं जोड़। तो इसको कोहनी का जोड़, घुटने का जोड़, ये जोड़ है। तो जोड़ के लिए बोन होना चाहिए, मसल्स होना चाहिए, लिगामेंट्स होना चाहिए, और कुछ कनेक्टेड टिश्यू होने चाहिए, क्योंकि वो भी तो आसपास रहेंगे, ताकि उसको पैकिंग टाइप के कराएंगे, तो वो जरूर है, ठीक है। मानव शरीर विभिन्न अंगों और तंत्रों से मिलकर बना है। अब हमारे जो है इस, जो हमने कहा कि सेल, सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू ने सेल, कई सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, कई टिश्यू बना के कोई ऑर्गन बनाते हैं, कई ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, और कई सिस्टम बना के हमारे बॉडी बना देते हैं। तो प्रत्येक अंग कोई ना कोई महत्वपूर्ण कार्य करता है, हम उससे अनभिज्ञ, हमारे जानकारी में हो या ना हो, लेकिन वो काम अपने आप करते रहते हैं। तो अब इन्होंने कहा जैसे 350 ग्राम के लगभग मांसपेशियों का बना हृदय, मसल सेल से बना हुआ जो हमारा हार्ट है, वो 1 मिनट में लगभग 5 लीटर रक्त तो सारे शरीर में भेजता है। 5.5 लिखा है लेकिन लगभग 5 है, लगभग 5 है। तो लगभग 5 लीटर रक्त पूरे शरीर में घुमाता रहता है।
1 मिनट में ये लिखा हुआ है, तो 1 मिनट में करता है ये। 24 घंटे में, अब ये इसका अपना आप जोड़िएगा, वो अलग पॉइंट है। तो ये उसका अर्थ है 0.8 सेकेंड में वो एक चक्कर लगा लेता है। ये इसका समझिए। तो लगभग 5 लीटर रक्त जो है पूरे शरीर में हमारा हमेशा घूमता रहता है। उसी तरह 300 ग्राम की दोनों गुर्दे होते हैं, तो लगभग 1700 लीटर रक्त छान लेते हैं। पूरे दोनों मिलकर के 1700 लीटर रक्त को छानते हैं। तो ये छान करके और अंत में अल्टीमेटली 24 घंटे में लगभग 1.5 लीटर ब्लड, 5 लीटर यूरिन क्रिएट करते हैं। ठीक है, किडनी किडनी यूरिन को, रक्त को छान करके जो वेस्ट होता है, वेस्ट यूरिन के माध्यम से निकाल देती है उसको। जब कई अंग परस्पर तालमेल के साथ शरीर के किसी विशेष, तो इसको सिस्टम कहते हैं। हम सिस्टम में नहीं, कई ऑर्गन एक सिस्टम का एक उससे जुड़े होते हैं और एक सिंक्रोनाइजिंग वे में फंक्शन करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं कि ये दिस इज सिस्टम हमारा। तो ये हम लोग का उस तरह का सिस्टम मिल गया। जैसे हम कह रहे हैं हमारा मुंह है, माउथ है, हमारी जो लार ग्रंथियां है, सलाइवा है, हमारे स्टमक है, हमारी दोनों एसाई और एलाई, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है, और पक्वाशय हमारा है, पैंक्रियाज है, लीवर है, स्प्लीन है, और आपका प्लस गॉल ब्लैडर है। ये सब मिलकर के भोजन को पचाते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं पाचन तंत्र। ठीक है, तो इनका अब इनको हम लोग पाचन तंत्र बाद में रखा गया है क्या? पहले पाचन तंत्र पढ़ लें, फिर पढ़े पाचन तंत्र, पहले पढ़े। बोलिए हेमंत जी, पहले हम लोग पाचन तंत्र पढ़ लें। यस सर। रेखा मैडम, यस सर। ये सेमेस्टर 1 का वो है। और हाँ। देखिए, पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाएं, तो इसको थोड़ा समझ लीजिए, अच्छा Yes. लगेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम दो तरह से हम अलग से डिफाइन कर रहे हैं, बताइए, देखिएगा। हमारे शरीर में जो सबसे पहली चीज, एक जैसे मशीन, एक आप कोई फैक्ट्री की कल्पना करिए, उस फैक्ट्री में क्या होता है, कई चीजें होती हैं, मशीनें होती हैं। वो मशीनें कोई चीज बनाती है। जैसे मान लीजिए कपड़ा बनाने की मशीन है, तो कोई कपड़ा बना रही होगी। तो कपड़ा बनाने के लिए केवल कपड़ा एक जगह तो नहीं बनता, कई जगह होते, कहीं धागे कहीं हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कई काम मिल करके ये काम होते हैं। तो ऐसे ही हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम क्रिएट क्या करती है? हेमंत सिंह बताइए, कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या बनाती है? बोलिए, न हो तभी बोलिए। प्रतिमा मैडम बोलो, क्या बनाता है? है। ना, बनाता क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अल्टीमेटली एसिड। प्रोडक्ट क्या है इसका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही होगा ना सर? है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही बनता है ना पेट में जब। आपने देखिए, हेमंत सिंह कल आपको बताया था, कल ही आपने प्रश्न किया था, यही बताया था कि डाइजेस्टिव ब्लड होता है। ब्लड, छोटे छोटे ब्लड में नहीं नहीं, वो तो अवशोषित अलग बताया। बनाता क्या है सिस्टम? बनाता क्या है? इसका काम क्या है? बनाने का काम तो ये अल्टीमेटली हमको पूरे शरीर में बनाना क्या है? सिस्टम में बनाना क्या है? पूरे सिस्टम में, पूरे शरीर का सिस्टम बनाता है ब्लड। तो ब्लड जो है हमारा हुआ, और डाइजेस्टिव सिस्टम वो मशीनरी है जो इसके उस ब्लड बनाने में सहयोग कर रही है। पहली बात तो क्या बनाता है? ब्लड बना, तो डाइजेस्टिव सिस्टम सब बनाते हैं। क्या होते हैं? जैसे आपने बताया प्रतिमा मैडम ने कि 3-4 होते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट। ये देखिए, कह रहे हैं कहाँ से हो? यहाँ से शुरू हुआ, मुंह से खाना यहाँ शुरू किया, हमारे तुरंत सलाइवा हुई, सलाइवा के बाद एसोफेगस में गया, स्टमक में गया, फिर उसमें एसआई में गया, एलआई में गया, वहीं पर हमका गॉल ब्लैडर में मिल गया, और गॉल ब्लैडर का निकलता हुआ जो हमारा बाइल जूस है वो मिला। पैंक्रियाज ने फंक्शन किया, अपना पैंक्रियाटिक जूस दिया, फिर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन ने कोई जूस दिया। ये सब मिल करके अल्टीमेटली बने। और जैसा कि प्रतिमा मैडम ने कहा कि हमारे 3 चीज हम खाते हैं। हम खाते हैं या तो कार्बोहाइड्रेट, या तो हम खाते हैं, बोलिए, फैट, प्रोटीन, और या प्रोटीन। प्रोटीन। ठीक, तो ये सब बड़े हैं जो
पब्लिक से मिले, वो मतलब कहाँ से मिले, समाज से मिले हुए, समाज माने वातावरण से मिले हुए। तो ये जो है बड़े अणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं। हमारा बॉडी ऐसे नहीं कर पाता, हमको बॉडी को और छोटा करना पड़ता है, स्मॉल एटम्स के रूप में या मॉलिक्यूल्स के रूप में डिवाइड करना है। तो वो मॉलिक्यूल्स जो हमारे हैं, तो फैट इंटू फैटी एसिड ये कन्वर्ट करना, तभी वो हमारे पचा पाएंगे। तो फैट इंटू फैटी एसिड और प्रोटीन इंटू अमीनो एसिड, अमीनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट इंटू ग्लूकोज, ग्लूकोज। तो ये बनना है। तो ये बना, जब ये बन जाता है तो देखिए ये सब बन गया। तो ये बन गया और बनने के बाद क्या हुआ, अल्टीमेटली ये सब छोटी आंत में क्या किया, स्मॉल इंटेस्टाइन ने इसको शोषित कर लिया। तो शोषित करने के बाद फिर जा करके ये गया, जो इसके सारे, इसमें क्या होगा, यही सब तीनों चीजें होंगी प्लस मिनरल्स, विटामिन, वाटर, ये सब होगा ना। तो ये सब मिल करके, और उधर बोन मैरो में हमने पढ़ा था, अभी बोन मैरो से आ रहा है क्या, WBC, RBC, प्लेटलेट, और ये सब आकर गए और वेसल्स में हम लोगों ने बना दिया रक्त। ठीक है, तो ये सिस्टम हमारा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारी वो मशीनरी है जो रक्त बनाने में सहयोग कर रही है। और पहली बार ये रक्त के रक्त के जो मेन है वही ग्लूकोज, फैटी एसिड और अमीनो एसिड, इन सबको, विटामिन्स को, प्रोटीन्स को, मिनरल्स को और इसके साथ वाटर को, इन सबको मिलाकर वहां देती है। ठीक, अब ये वहां गई, मुख है, जब देखिए सारी चीजें वही है, गए और इनका ऊर्जा, क्यों, अल्टीमेटली इनको बनाना ऊर्जा है। अब ऊर्जा कैसे बनाएंगे भी बताएंगे आगे उसमें सिस्टम में। तो जब कभी हम कोई भोजन को लेते हैं तो तुरंत दांतों से चबा लिया, फिर लार निकल गई, लार निकली, तो लार जो है क्या है, लार एक क्षारीय द्रव है, ये सही है? नहीं सर, मैडम एसिड, गलत अम्लीय है है, सर। नोट कर लीजिए मैडम, रेखा मैडम नोट कर लीजिए, इट इज नॉट एल्कलाइन, इट इज एसिडिक। ओके सर। और इसका पीएच 0 से लेकर के 14 तक पीएच होता है। पीएच मींस पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो इसे 0 से लेकर के 7 जो होता है वो हमारा वाटर का होता है, और 7 माने न्यूट्रल। 7 से ऊपर जो होता है वो एल्कलाइन होता है, 7 से नीचे जो होता है वो एसिडिक होता है। तो हमारे लार का पीएच कितना होता है, 6.3 to 6.8। हमारे लार का पीएच होता है 6.3 से लेकर 6.8। क्यों होता है एल्कलाइन? इसलिए होगा क्योंकि जो बैक्टीरिया हम भोजन के साथ बैक्टीरिया खा लेते हैं वो बैक्टीरिया नष्ट हो जाए। क्लियर? ये पर्पज, तो ये पर्पज हुआ और वहां गया तो लार मिल गई, लार ने उसको पचाया और पाचन में भी सहायक हुई, और फिर वो चला गया एसोफेगस से, और एसोफेगस से निकला, अंत में चला गया स्टमक में। स्टमक में जो है एक समझ लीजिए कि दरवाजा है, यहाँ पर जहां पर एसोफेगस लिखा हुआ है नीचे स्टमक में, वहां दरवाजा है, उस दरवाजे से नीचे चला गया तो वो स्टमक में HCl है, जैसे हेमंत सिंह ने बताया कि HCl होता है। HCl ने चर्निंग किया, चर्निंग पचाया उसको, पाचन के बाद वो फिर उसको चला गया ड्यूडेनम से स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया, आमाशय में, पेशियों में गति के द्वारा भोजन मथता है और लगभग 3 से 4 घंटे, लगभग 4 घंटे रहता है। 4 घंटे रहने के बाद फिर ये ड्यूडेनम से नीचे भेज दे। अब जो आता है ये रेखा मैडम, अब जो आता है उसका पीएच होता है लगभग 1.2 पीएच। तो ये आता है सेमी सॉलिड, या में सेमी लिक्विड, मतलब बहुत लिक्विड के रूप में होता, तरल, अधिकांशतः तरल होता है, अधिकांश लिक्विड होता है। तो वहां पहुंचता है, उसका पीएच होता है 1.2, क्योंकि HCl वहां बैठा हुआ है, HCl ने चर्निंग किया है ना। तो अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने किया है, वो जाकर के इसको बना देता है एसिडिक, हाईली एसिडिक। तो इसको मोड़ दिया जाता है, देखिए मोड़ दिया है हम लोगों ने, मोड़ दिया, ये देखिए, ये देखिए मोड़ा दिख रहा है ना स्टमक से नीचे, देखिए देखिए ये दिख रहा है, ये स्टमक है, जे आकार का स्टमक है, दिख नहीं रहा क्या? बोलिए,
ये दिख रहा है सर, दिख रहा है। हाँ, तो ये जो मुड़ी हुई है, ये क्यों मोड़ा हुआ है? उसी तरह मोड़ा हुआ, जैसे आप देखिए जब कोई स्पीड कहीं घटानी होती है तो मोड़ देते हैं, याद करिए सड़क को, वो इसीलिए किया गया है ताकि मुड़ जाए तो आपका उसकी स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड कम हो जाएगी तो उसका फ्लो, क्योंकि बहुत हाईली एसिडिक है, बड़े स्पीड से जा रहा है, तो उसको मोड़ दिया। अब आमाशय पढ़ लिया आपने। फिर देखिए लिखे, पतली लेई के रूप में पहुंचे भोजन में पित्ताशय में एकत्र पित्तरस। पित्तरस कहां से आया? बाइल कहां से आया? जो आया गाल ब्लैडर से आया, और गाल ब्लैडर और नीचे यहां पर पैंक्रियाज है, दोनों मिलकर के, पैंक्रियाज और यहां दोनों मिलकर के, और फिर उसको उसको अब एल्कलाइन को खत्म करना, वो एल्कलाइन बनाना है उसको, क्योंकि जब तक एल्कलाइन नहीं बनेगा तब तक आगे चल के इसका क्या नहीं होगा प्रतिभा मैडम? इसको एंजाइम पीएच के लेवल पे काम ही नहीं करेगा। हाँ, तब तक जो है ये पचेगा नहीं, और तब तक इसको आप ले नहीं पाएंगे, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो है ये काम करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन और आपका ड्यूडेनम टू स्मॉल इंटेस्टाइन और बाइल जूस एंड पैंक्रियाटिक जूस, ये सब मिलकर के उसको क्या बताते हैं? हाईली एसिडिक को क्या बनाते हैं? एल्कलाइन बनाते हैं। यानी पीएच लगभग 8 होना चाहिए। पीएच 8 पर हम लोग काम करना चाहेंगे, तो 1.2 से 8 बनाने के लिए इतनी कवायद है, इतनी एक्सरसाइज है। फिर आ गया छोटी आंत में आ गया। छोटी आंत भी वही क्षारीय रस निकालती हुई, देखिए भोजन मिलता है, फिर भोज्य पदार्थ, ये जो सारा जो हो गया, इनको क्या करता है? ये छोटी आंत क्या करती है? इसको एब्जॉर्ब कर लेती है, स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है, और शेष जो बचा, जो एब्जॉर्प्शन बचा, वो कहाँ चला जाता है? आगे चला जाता है, और फिर लगभग 5-7 घंटे यहां पर होता है भोजन। ठीक, इसके बाद जो बचा वो कहां पहुंचता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो यहां भी क्या होता है? यहां भी हमने देखा कि भाई यहां तो पानी बहुत है और यहां पर हमारे मिनरल्स बहुत हैं, तो कोई चीज वेस्ट नहीं करते वो लोग, वेस्ट नहीं करते जैसे हम लोग यहाँ वेस्ट करते हैं तमाम, वैसा कुछ नहीं। वो कहते हैं ना, पानी अधिक है तो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी, उसमें इसको मिनरल्स हो गया तो मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेगी, और एब्जॉर्ब करके जो शेष बचेगा उसको कह देगी बाहर। तो ये भी 5-6 घंटे, तो कुल मिला के 8-9-10 घंटे हो गया ना, कुल 9-10 घंटे हो गया। अब भोजन मल के रूप में, शेष जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो मल के रूप में चला गया। तो भोजन की पूरी प्रक्रिया में पाचन में 14 से 18 घंटे है, तो लगभग 10 से 12 घंटे मिनिमम है इसमें। अब ये क्या हो गया? क्या पाया इसने? ग्लूकोज, प्रोटीन, वसा, विटामिन सी। क्या मिला? ग्लूकोज मिला, और प्रोटीन में अमीनो एसिड मिल गए, और फैटी एसिड मिल गए, विटामिन मिल गए, मिनरल्स मिल गए, और वाटर। इतनी चीजें हैं। तो कोई पूछे तो आपको सब बताना है। क्या बताना है? वो मतलब क्या क्या हमारी बॉडी को लेना चाहिए। तो पहला ग्लूकोज, नंबर 2 अमीनो एसिड, नंबर 3 फैटी एसिड, नंबर 4 विटामिन, नंबर 5 मिनरल्स, नंबर 6 वाटर। वाटर मत भूलिएगा। अब देखिए, अब हमारा रक्त, अब देखिए इनसे ये इधर ये हुआ, बोन मैरो ने बनाया, और बोन मैरो ने बनाया 3 चीजें। क्या बनाया? WBC, RBC और प्लेटलेट्स। अब वो उधर से तैयार होके आ रहे हैं, इधर से तैयार होकर क्या गया? यही वाटर, मिनरल्स, साल्ट्स, और विटामिन, और ग्लूकोज, और फैटी एसिड, और अमीनो एसिड, ये सब गए। तो जो ट्यूब्स हैं, उन ट्यूब्स में सब पहुंच गए एक साथ, और यहां पर बन गया क्या? रक्त बन गया। अब रक्त तो बन गया, रक्त हमारा मेन प्रोडक्ट है। अब हमको बेचना क्या है? रक्त को बेचना है। बेचने के लिए हमको चाहिए क्या? कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है हेमंत सिंह? हमारे कंज्यूमर कौन होंगे? किसको चाहिए रक्त?
हमारे ग्राहक तो शरीर में एक ही है, जो हमने पहले पढ़ा है। हमारे जो कस्टमर है वो तो एक सेल है, स्प्लीन जी सर। सेल सर सेल हमारा ग्राहक है। क्यों? सेल को चाहिए, जिसको भाई आप अच्छा ब्रेड मार्केट में आ गई तो आप उसको कंज्यूम करने के लिए आपको चाहिए ना ब्रेड। तो वैसे ही, या बनियान मान लीजिए बन गई, कहीं कोई कपड़ा बन गया तो बनियान कोई लेगा ना, परचेज करेगा, तो कंज्यूमर कौन होंगे? जो हम ही लोग होंगे ना। तो वैसे ही ब्लड बन गया तो ब्लड में क्या चीज है, याद करिए। ब्लड में, हेमंत सिंह याद भूल गए आप? ब्लड में सेल क्या है? सेल सेल क्या नहीं, ब्लड में क्या है? ब्लड में क्या है जो जिसको लेके जाना है सब जगह? ब्लड में हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन के अंदर रखा हुआ ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन की आवश्यकता किसको है? माइटोकांड्रिया को, सेल में बैठा हुआ माइटोकांड्रिया है उसको है। क्यों? क्योंकि उसको वहां से एनर्जी बनाना है। बिना एनर्जी के कोई काम नहीं हो सकता। इसलिए इस ब्लड की आवश्यकता है कि ये ब्लड हर जगह पहुंचे। क्यों? इसमें हम लोगों ने हीमोग्लोबिन रख दिया है, और हीमोग्लोबिन के अंदर हमने आरबीसी, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन को लेके जाना है, और किसको देना है? सेल को देना है। सेल माइटोकांड्रिया को दे देगा, तो अंदर है तो माइटोकांड्रिया उस ग्लूकोज से और ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन कहां से मिल रही है उसको? ऑक्सीजन मिली कहां से? ये ऑक्सीजन आई कहां से? अरे हीमोग्लोबिन। ना ना ना, हीमोग्लोबिन से नहीं। मूल सोर्स कहां से है? ऑक्सीजन कहां से आ गई? ब्लड से। नहीं, ब्लड में तो आई, लेकिन ब्लड में कहां से आई? सिस्टम बताइए, पूरे सिस्टम। लंग्स से। लंग्स से, लंग्स से। लंग्स ने क्या किया कि ऑक्सीजन को ले लिया, तो ऑक्सीजन को ब्लड में मिला दिया। वही तो मिलता है ना, तो ब्लड में मिला दिया, तो उसे तो ऑक्सीजनेटेड कहते हैं ना। तो जब वहां पर आ गई तब ना ब्लड के पास पहली बार आई। ब्लड उसके पास, ब्लड के पास नहीं थी। जब इन्होंने दिया, लंग्स ने, जब लंग्स के पास गया तो लंग्स ने यूं बना करके और ट्रांसफर कर दिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड चली गई अंदर और ऑक्सीजन आ गई अंदर। बाहर, वो बाहर चली गई लंग्स में, लंग्स ने निकाल दिया, और ऑक्सीजन को लंग्स ने कह दिया कि ब्लड को दे दो। अब ब्लड उसको लेके गया, तो अब हमको इस ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए एक सिस्टम की जरूरत पड़ी। तो हमने बनियान बना लिया, हमने ब्लड बना लिया, हमने सब कुछ कर लिया। हमको चाहिए था एक ऐसा ट्रांसपोर्टर जो इस सामान को सब पब्लिक तक पहुंचा दे, सब कंज्यूमर तक पहुंचा दे। तो हमको एक सिस्टम मिला, सर्कुलेटरी सिस्टम। उसमें हमारे पास हार्ट था। हार्ट ने कहा हमारे पास सब कुछ है। उसने कहा साहब हमारे पास पूरा सिस्टम है। क्या सिस्टम है? उसने कहा हमारे पास पंपिंग सिस्टम है, हम सबको भेज देंगे। हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए आर्टरीज है, वहां से कोई वेस्ट जो होगा आपको उसको भी ले आएंगे। बोले बहुत बढ़िया, तो सारा काम करेंगे। बोले हमारे पास आर्टरीज, हमारे पास वेन्स है, और हमारे पास तो तीनों ये सर्कुलेटरी सिस्टम का, हार्ट हमारे पास है, हमारे पास वेन्स है, हमारे पास आर्टरीज है। हम इनके माध्यम से पूरा आपका काम कर देंगे। जो हम सामान जाएंगे दे देंगे, और वहां से जो सामान उनका खराब होगा हम ले आएंगे। तो उनका बहुत बढ़िया। तो हार्ट को ये सर्कुलेटरी सिस्टम को ऑर्डर दिया गया कि भाई ठीक है, आपको हमने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, अब आप इसको ले जाइए। तो रक्त को लेने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम गया, उसने कहा हम आइए, उसके पास हार्ट है। तो क्या हुआ, ये तंत्र प्रमुख रूप से हृदय और रक्त नलिकाओं से मिलकर बना है। ये रक्त वाहिकाएं सारे शरीर में फैली हुई हैं, उनका पूरा हमारा जाल फैला हुआ है। सभी तरह की रक्त वाहिकाओं को नापा जाए तो कई हजार किलोमीटर होगी। हृदय क्या बना किसका है? विशेष तरह के मांसपेशियों से बना है। विशेष प्रकार क्यों? एक साथ फैलता और सिकुड़ता है। सारे ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि सारी मसल्स एक साथ फैलेंगे, सिकुड़ेंगी। ऐसा नहीं कोई यूं करे कोई यूं करे ना, एक साथ यूं। तो ये चैम्बर में 4 चैम्बर है, ऊपर 2 नीचे 2, 4 चैम्बर बटा है। इन 2 भागों का, बाएं और बाएं भाग का कोई अंतर नहीं, बीच में है सेप्टम।
इसी में कोई भी छेद हो जाता है तो सेप्टल डिफेक्ट कहलाता है। लेकिन दोनों भाग ऊपरी और निचले हिस्से में बटे रहते हैं और बीच में वाल्व होते हैं। वाल्व माने दरवाजे, एक ही ओर खुलते हैं, ऊपर से नीचे जा सकते हैं, नीचे से ऊपर नहीं जा सकते। तो इस तरह चार हमारे इसमें कमरे होते हैं। अब 4 कमरों के बाद हृदय के जो बायां है उसमें तो शुद्ध रक्त राइट, पहले राइट में आता है। सारे जो शरीर का ऊपर से नीचे से आता है तो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर माने नीचे वाला, सुपीरियर माने ऊपर वाला। सुपीरियर वेना कावा और वेना कावा माने वेन्स का बड़ा भाग वेना कावा कहलाता है। तो वेन्स का बड़ा भाग वेना कावा, सुपीरियर माने ऊपर का, इंफीरियर माने नीचे का, दोनों आकर के राइट चैम्बर में मिलते हैं। राइट वाला जो चैम्बर है, लेफ्ट में राइट में जो चैम्बर है वहां पर ऊपर मिलेंगे, ऊपर वाले चैम्बर में, उससे फिर नीचे जाएगा, नीचे के बाद चला जाएगा ये ऑक्सीजनेटेड होने के लिए कहां, लंग्स में, और लंग्स से लौटेगा तो फिर बाएं में आ जाएगा शुद्ध होकर, ऑक्सीजन होकर लेफ्ट में आ जाएगा ऊपर, फिर वहां से नीचे जाएगा वेंट्रिकल्स में, और वेंट्रिकल से फिर पंप करके चला जाएगा पूरे शरीर में, ब्रेन में, सब जगह। तो रक्त दाएं निचले प्रकोष्ठ के संकुचन से, कॉन्ट्रैक्शन से फुफ्फुस धमनी पल्मोनरी आर्टरी, अब पल्मोनरी आर्टरी लिखा हुआ है तो पल्मोनरी लिखे होने की वजह से इसमें अशुद्ध रक्त है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। फिर जब वहां से आएगी, ऑक्सीजन मिल जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, तो जब रक्त शुद्ध हो जाएगा यानी ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा तो ये पुनः फिर वहां से वेन्स, फुफ्फुस शिरा माने पल्मोनरी वेन्स यानी शुद्ध रक्त से बायां ऊपरी प्रकोष्ठ यानी बायां लेफ्ट एट्रियम में आता है, फिर वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और फिर ये हमारे महाधमनी जिसको बोलते हैं आयोटा, उसके माध्यम से आयोटा में 3 लेयर हो जाती है ऊपर जाकर के। एक लेयर जाती है पहले, चली जाती है हार्ट को खुद चाहिए तो हार्ट पहले अपने ले लेता है, फिर भेज देता है एक ब्रेन को और एक एब्डोमेन को नीचे को। तो इसने कहा कि हार्ट ने कहा कि भाई ठीक है, हम वहां से ले आएंगे वेन्स, तो वेन से लाएंगे तो हम वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी उनसे सबसे ले आएंगे और यहाँ पर। तो जब वेन्स में आया यानी सबको जब ऑक्सीजन बांट दिया तो इसका रंग अपना, रक्त का रंग पर स्कारलेट रेड से पर्पल रेड हो गया, इसलिए नीली, हम लोग नीली शिराएं दिखती हैं, ये उसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये हुआ। फिर हमारा आया श्वसन तंत्र, डाइजेस्टिव हो चुका है हमारा श्वसन तंत्र। अब श्वसन तंत्र ने क्या किया, इसमें क्या है, नाक है, उसमें देखिए नाक है, श्वास नलिका, सांस लेने वाली नली, दोनों फेफड़े शामिल हैं, डायफ्राम है, चेस्ट है और एब्डोमिनल मसल्स हैं। तो ये क्या करते हैं, जैसे हमारा सांस जब आता है तो फूलते हैं, जब फूलते हैं तो क्या होता है, ये डायफ्राम जो है नीचे की ओर सरकता है, क्योंकि डायफ्राम ये है इस नीचे सरकेगा तो क्योंकि फैलेगा तो गुब्बारा की तरह फैलेगा तो नीचे होगा, फिर वो ऊपर जब निकलना होता है तो ऊपर चला जाता है, तो इसमें ऊपर निकल जाएगा तो सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। तो ये इस सिस्टम में सहयोगी कितने देते हैं, कितने सहयोग, सारे लोग देखिए, डायफ्राम सहयोग देगा, एब्डोमिनल मसल सहयोग देगी, पीठ पीछे रिब्स केज में बंद है तो रिब्स भी सहायता देंगी, पीछे की मसल सहायता देंगी। ये सब चीजें इसको श्वसन क्रिया में यानी एक्सहेलेशन, इनहेलेशन माने सांस लेना, एक्सहेल माने बाहर छोड़ना, इनमें फेफड़ों के भीतर एक बार वायु का आना फिर बाहर जाना श्वसन क्रम, ये एक साइकिल कहलाता है। ये साइकिल को इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन में 2 बांटते हैं, और ये 4 सेकंड में होता है, कितना होता है बोलिए, 4 सेकंड का पूरा एक वो होता है, क्रम होता है, और 1 मिनट में लगभग हम लोग 15 बार सांस लेते हैं। ठीक है, जब ताजी हवा फेफड़ों में भरती है तो बारीक बारीक नलिकाओं के माध्यम से, मतलब ट्यूब्स के माध्यम से, रक्त नलिका माने वेसल्स के माध्यम से रक्त के संपर्क में आ जाती है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और ये जो है ऑक्सीजन अंदर चली जाती है।
स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में 13 से 18 बार सांस लेता है। छोटे बच्चों में क्रिया अधिक होती है। नवजात शिशु 1 मिनट में 40 बार लेता है। दौड़ने में हमको अधिक सांस लेने की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन और चाहिए होती है, इसीलिए हृदय हार्ट और तेज दौड़ता है। ठीक है, तो शरीर, ये श्वसन क्रिया क्या करती है, शरीर का ताप भी, क्योंकि आपको जो नाक के माध्यम से अगर आपने कोई शराब पिया हुआ है तो वो अल्कोहल वो भी निकल जाता है वाष्पीकरण के द्वारा, वाष्प के माध्यम से। आपने जो है कोई जल होता है, जल वाटर वेपर भी इसी के माध्यम से बाहर निकलते हैं, नाक के वो हवा के माध्यम से, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है। अभी ये एक तंत्र हो सकता है, क्यों मैडम, प्रतिमा मैडम? जी सर, अभी है 9 मिनट है सर। हाँ बस ठीक है, तो अभी हम कर लेते हैं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक सिस्टम और है, क्योंकि हम लोग तब पढ़ लें। अब हमारे शरीर में, शरीर को क्या करना है, वही चीज जो हमने बताया कि जो पाचन तंत्र का काम है वही काम, उसी काम करने के लिए सारे लोग लगे हुए हैं। तो क्या है, जब कोई फैक्ट्री में कोई चीज होती है तो क्या क्या चीज बनता है, एक बनेगा प्रोडक्ट, एक बनेगा बाई प्रोडक्ट और एक बनेगा वेस्ट। तो वेस्ट दो रूप में होता है। एक वेस्ट तो हमने क्या किया, लार्ज इंटेस्टाइन के माध्यम से स्टूल निकाल दिया। तो स्टूल में कंटेंट क्या होता है, स्टूल में होगा या तो सॉलिड होगा और थोड़ा लिक्विड होगा, कुछ गैसेस भी हो सकता है। अब जो हमारा जल हम पी रहे हैं, लगभग 3 लीटर हम पानी पीते हैं 24 घंटे में। तो इस 3 लीटर में, 3-3.5 लीटर में लगभग 1.5 लीटर यूरिन के माध्यम से जाता है। तो अब यूरिन क्या लीवर और ये जो भी मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं वो लीवर फंक्शन भी बहुत से करता है, स्टोरेज भी करता है और तमाम डिटॉक्सिफिकेशन करता है। इस पूरे प्रोसेस में मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहलाता है इनको। कैटाबॉलिज्म माने ब्रेक करना, एनाबॉलिज्म माने जोड़ना। तो ये एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के माध्यम से जो दोनों काम होता है उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो मेटाबॉलिज्म जो होता है उसकी वजह से तमाम हानिकारक कोई द्रव्य, कोई हानिकारक पदार्थ हमारे शरीर में इकट्ठे हो जाते हैं। अब इनको अगर न निकालें तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, शरीर में डैमेज करेंगे किसी न किसी ऑर्गन को, किसी न किसी टिश्यू को, किसी न किसी फंक्शन को। तो इनको निकालना है, तो इनको निकालने के लिए लीवर बहुत बड़ा रोल अदा करता है। वो लीवर रोल अदा करता है, वो उसको क्या है, किडनी से बात किया उसने कि भाई निकालना है, इनको कैसे निकालें। किडनी निकाल, भाई हम नहीं निकाल सकते, हम निकालेंगे तभी जब हमको आप पानी में घोल करके देंगे। पानी में घोल देंगे तो हम निकाल देंगे, हमारे पास वाटर है, हम वाटर के माध्यम से निकालते हैं। तो उनका ठीक है। तो लीवर ने क्या किया, सारी चीजों को जो डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस में हुआ, तो जो जिसको बाहर निकालने की जरूरत पड़ी उसको, उसने कहा कि हम इसको पानी में घोल देते हैं। ऐसा एक्टिविटी किया उसने, मेटाबॉलिक एक्टिविटी किया, ऐसा केमिकल रिएक्शन किया कि वो पानी में घुलनशील हो जाए। तो पानी में घुल जाएंगी तो उसने ब्लड के साथ घोल दिया कि चलो जाओ। तो ब्लड के साथ जब घुल गई तो किडनी ने कहा ठीक है, अब हमें कोई दिक्कत नहीं। अब उसने क्या किया, उसके पास यहाँ छनाई का एक वो है, जैसे हमारे पास चाय, ठीक है, तो चाय हमने कहा बनाया, तो चाय की छनता ऊपर चाय की पत्ती और जो पतला होता वो चला जाता है चाय। तो इसने कहा जो हमारे जो आवश्यक मेरे वो है उनको तो हम रख लेंगे ऊपर, और जो वेस्ट है वो हमारे उल्टा है, छन्नी हमारी उल्टी है, हमारे में चाय नीचे जो छनती है वो हम लोग उसको पीते हैं, और ऊपर जो वेस्ट होता है वेस्ट होता है। इसने कहा ना, ऊपर तो हम उनको रोक लेंगे जो हमारे शुद्ध है, जो बढ़िया चीज है उसको हम रोक लेंगे, हम जाने नहीं देंगे, और नीचे हम उनको जाने देंगे जो हमको भेजना चाहते हैं। तो वेस्ट को हम बाहर करेंगे, लेकिन जो कंटेंट होगा उसको ऊपर रखेंगे, जो हमारा शुद्ध वाला होगा। तो इसने छन्नी बनाई और उसने छान दिया। तो जो उसके बड़े बढ़िया वाले थे, यानी रक्त वाले, रक्त के जो कण हैं उन सबको उसने रोक लिया, और जो वेस्ट वाला था उसको उसने छान दिया। तो यूरेटर देखिए, 2 यूरेटर बने हुए हैं, यहाँ से आए और ये एक सिस्टम बना हुआ है जो आपका
ट्राइगोनिक स्ट्रक्चर का है, उसमें आकर के उन्होंने दोनों आकर के और दोनों यूरेटर के माध्यम से यूरिन छन छन के आता रहा और यहाँ पर इकट्ठा होता रहा। जब ये इकट्ठा होता रहा तो उसके बाद जब आवश्यकता हुई तो उसको निकाल दिया। तो शरीर के दोनों गुर्दे रक्त से हानिकारक यूरिया क्या निकालते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, इनको बाहर निकालने का काम करते हैं। तो इनको बाहर निकाल दिया और पानी की मात्रा, और मान लीजिए देखा इन्होंने, मान लीजिए देखा उसने कि भाई पानी की मात्रा कुछ अधिक जा रही है, तो उसने एक और सिस्टम बन रखा कर रखा है किडनी ने कि भाई ठीक है, कोई ऐसा हो गलती से चला जाए कोई हो, तो आगे चल के कि हमारे ऐसा हमने सिस्टम बना रखा है कि ये उस रास्ते में फिर इनको हम वापस बुला लेंगे। तो वो रक्त को जो इसको बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन, कभी गलती से पानी और कोई पोटेशियम, कोई सोडियम, कोई निकल रहा होगा तो वो उनको भी रोक लेते हैं। तो ये इसको बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है। यकृत पित्त के माध्यम से कुछ उत्सर्जित द्रव्य आंतों में छोड़ता है। यही बड़ी आंत इन द्रव्यों को जो बाहर, तो बड़ी आंत में भी कुछ भेजा था हम लोगों ने कि बड़ी आंत भेजता है, लेकिन किडनी भी जो जल में घुलनशील है उनको निकाल देती है। अब हमारा नर्वस सिस्टम हुआ, अब हम थोड़ा सा बता दें। रेखा मैडम समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक। अब देखिए, अब सिस्टम समझिए। हमने देखा कि दो सिस्टम हमने कहा, एक हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी जो हम कह रहा था कि हार्ट है ना, एक हमारा सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसने कहा कि बनाया क्या, ब्लड बना दिया, और ब्लड बनाने के बाद उसने हार्ट ने कह दिया कि भाई, अब ये जरूरत पड़ी कि भाई हम ग्राहक हैं, तो उसने कहा कि गया तो हार्ट ने कहा कि हमने दे दिया उसको। जब वहां पहुंचे हार्ट, तो उसने कहा कि हमको तो भाई आज अधिक चाहिए था, हमको तो 4 बनियान चाहिए थी, आप तो 2 ही बनियान लाए हैं। तो कहा अरे हमको तो 2 ही, हमारे तो 20 मिलते हैं, 10 ग्राहक है हमारे, हम 2-2 के हिसाब से लाते हैं डेली, तो हम आप दे देते हैं। उन्होंने कहा ना आप तो, हमको 4 की डिमांड है। दूसरे के पास पहुंचा, उन्होंने कहा तुमको डिमांड ही नहीं है यार, हम तो कुछ नहीं लेना चाहते हैं। तो ये सिस्टम कौन रखे फैक्ट्री में कि भाई किसको 4 चाहिए, किसको 2 चाहिए, किसी को चाहिए नहीं आज। तो इसके लिए सिस्टम बनाया गया, 2 मैनेजर रखे गए। उन 2 मैनेजर का नाम था, एक का नाम था नर्वस सिस्टम, दूसरे का नाम क्या है, प्रतिमा राय मैडम, हेमंत सिंह। एक का नाम नर्वस सिस्टम, दूसरे का नाम बताइए। 2 मैनेजर हैं शरीर के। सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, सिस्टम, हैं? इंडोक्राइन सिस्टम। यस, एंडोक्राइन सिस्टम। 2 सिस्टम को कहा गया, 2 सिस्टम को मैनेजर बैठा दिए गए कि भाई किसी को जरूरत हो अधिक की, तो दोनों सिस्टम मिलकर तय करेंगे कि भाई उसको अधिक जरूरत है, आज उसको जरूरत ही नहीं है, उसको आराम चाहिए तो नहीं जरूरत है, वो आराम कर रहा नहीं जरूरत है, उसको जरूरत अधिक है, वो दौड़ रहा है, वो भाग ले रहा है, आज रनिंग रेस ले रहा है, तो उसको जरूरत अधिक है, तो उसको हार्ट को अधिक चाहिए। तो इनको सबको मिलने के लिए 2 सिस्टम रखे गए। एक का नाम नर्वस सिस्टम है, दे आर कंट्रोलिंग सिस्टम, दे कोऑपरेट विद ईच अदर एंड दे कंट्रोल द होल सिस्टम। तो ये नर्वस सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों भाग बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस सिस्टम के 2 भाग, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के 2 भाग, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मैं थोड़ा सा बता दें फिर आगे खत्म करते हैं। तो नर्वस सिस्टम के 2 भाग, एक का जो सेंट्रली लोकेटेड है उसका नाम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो पेरीफेरी में है यानी बाहरी भाग में है उसका नाम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 भाग, एक ऊपर का ब्रेन, नीचे का स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के 2 भाग जिसको हम लोग कह सकते हैं, एक स्पाइनल नर्व और एक क्रेनियल नर्व,
जो क्रेनियल से निकलती है वो क्रेनियल नर्व, जो स्पाइन से निकलती है वो स्पाइन नर्व। क्रेनियल माने ये वाला। तो ये दोनों मिल करके, और ये नर्वस सिस्टम को हम लोग पहले पढ़ाएंगे और फिर हम लोग यहीं पर, तो हम लोग यहीं पर रुक जाते हैं। आज का काफी हो गया है। तो इस तरह जो है हम लोग ने सिस्टम, देखिए सिस्टम को जानना जरूरी है और सबके साथ कोऑर्डिनेट रखना जरूरी है। बेसिक चीजें, फंडा समझिए, और सब चीजें धीरे धीरे है, धीरे फंडा जरूर समझिए कि भाई कैसे क्या होता है, क्या कौन सिस्टम क्या काम करता है। तो इसीलिए हम लोग खेमका सर को याद करते हैं और उनकी ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, और जो भी हम लोग अपना ज्ञान हमारे पास होता है उसको पहले तो ज्ञान को बढ़ाते हैं और अपनी ऊर्जा बढ़ाते हैं, इस ऊर्जा को ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर के माध्यम से हम इसको दूसरे को स्प्रेड करते हैं, दूसरा तीसरे को स्प्रेड करता है, ऐसे एक धारा बनती है, एक चेन बनती है। और यही चेन चाहते थे खेमका सर, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर हम लोग दोबारा फिर आते हैं।